हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे वेदर और क्लाइमेट और मैंने दोनों में अंतर बता दिया था कि लंबे समय से एक ही स्थान पर एक जैसा जलवायु रहती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं और जो दिन प्रतिदिन चेंज होता है उसे हम वेदर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि एक स्थान का टेम्परेचर कैसे मायने रखता है, मतलब कैसे बदलता है, किस कारण से बदलता है। देखो, किसी भी देश का टेम्परेचर या किसी भी स्थान का टेम्परेचर उसकी हाइट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो स्थान कितना ऊंचा है, समुद्र तल से कितनी गहराई पे है, कितनी ऊंचाई पे है। फिर ये देखा जाता है कि वो विषुवत रेखा के पास है, मतलब इक्वेटर के पास है। जितनी जितनी इक्वेटर से दूर जाता है तापमान बढ़ता जाता है, तापमान कम होता जाता है। जो अक्षांश है, लैटिट्यूड है, जितनी ऊंचाई पर लैटिट्यूड जाता है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो क्या होता है, तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास होते हैं तापमान बढ़ता जाता है। उसके बाद टेम्परेचर, समुंदर के आसपास जो जमीन क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उनका टेम्परेचर, जैसे भारत का ये क्षेत्र हिंद महासागर, अरेबियन सी के आसपास लगता है, तो क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर सामान्य होता है, ना ज़्यादा कोल्ड होता है ना ज़्यादा हॉट होता है, सामान्य तापमान होता है। उसके बाद हवाएं, मतलब गर्म हवाएं चलती हैं या उस स्थान पे ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वो हवाएं भी तय करती हैं कि आपके एरिया का तापमान क्या होगा। जैसे यहाँ से समुद्री हवाएं चलती है तो इस क्षेत्र का जो तापमान है वो हमेशा ह्यूमिडिटी वाला रहता है, गर्म रहता है और उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हिमालय पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत है, अगर ये ना होता तो साइबेरियन, जो यहाँ से इसके बैक से जो आने वाली हवाएं हैं, टेम्परेट जोन से आने वाली हवाएं थी, वो भारत के प्रदेश को बहुत ठंडा कर देती। लेकिन जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई के कारण जो साइबेरियन शीत लहर हैं, कोल्ड वेव्स हैं, वो भारत में नहीं आ पाती और जिसके कारण भारत का क्षेत्र ठंडा नहीं होता। तो बहुत सारे कारण होते हैं टेम्परेचर के लिए, तो हम पढ़ते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हर रोज़ आप एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर फील करते हो, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, मतलब वातावरण में। द डिग्री ऑफ द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। मतलब कितने डिग्री सेल्सियस तापमान, जैसे कहते हैं ना, सर्दियों में हम देखते हैं कितना डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस आ गया। जितना तापमान कम होता है तो इसका मतलब ठंड ज़्यादा है, जितना इंक्रीज होता है टेम्परेचर वो हीट का प्रतीक है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फॉर सीजन टू सीजन। देखो, जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है, डे टू डे तो होता ही कि मिनिमम तो दिन में जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहा, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस, ये सर्दियों की टाइम में बता रही हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये दिन में चेंज होता है, लेकिन सीजन टू सीजन भी चेंज होता रहता है। जैसे गर्मियों का सीजन होता है, उसमें टेम्परेचर 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम होता है और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होता है। सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। मान लो 16-17 डिग्री सेल्सियस दिन में चला गया और रात को मिनिमम 4 से 5 या 2-3 तक भी आ जाता है। तो ये सीजन टू सीजन बदलता रहता है। ऑटम में और बसंत में जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा दिन और रात में फ़र्क नहीं होता, तो ये क्या है, बदलता रहता है। समर में हॉट और विंटर में कोल्ड होता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज आइसोलेशन। किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का टेम्परेचर किस पर आधारित होता है, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि सोलर जो किरणें हैं, सोलर एनर्जी, वो कितनी आ रही है टेम्परेचर से। इसका मैंने काफ़ी आपको 6th में बताया है कि मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के ठीक सामने बीच में सूर्य हमेशा स्थिर रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की गर्मी इस क्षेत्र में पड़ती है। तो ये आइसोलेशन का कमाल है कि सोलर एनर्जी अगर इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है तो ये क्षेत्र हीट रहेगा। और जैसे जैसे पृथ्वी से सूर्य जो है
दूर हटता जाता है, मतलब जो इसकी किरणें हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, तो हीट कम पहुंच पाती है उन क्षेत्रों पे, तो ये जो क्षेत्र हैं वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब उसमें सन एनर्जी पहुंच नहीं पाती है। इसे आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन इज द कमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। आइसोलेशन वो एनर्जी होती है जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी से ग्रहण करती है। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। इक्वेटर मैंने बताई, इक्वेटर क्या होती है, भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और यहीं पर आपका सूर्य चमकता है। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे इक्वेटर से, पोल्स की तरफ बढ़ जाएंगे, ये पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं सूर्य की एनर्जी कम होती जाती है और यहाँ ये प्रदेश बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और बर्फ से ढके होते हैं। ठीक है, उसके बाद है द अमाउंट ऑफ द आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर्स। टेम्परेचर भी क्या है, घटता जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद द स्नो। तो आपने पता लग गया ना कि क्यों जो ध्रुव क्षेत्र होते हैं, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। डिस्कवरी चैनल पे देखा करो, वहाँ बर्फ के बहुत विशाल ग्लेशियर्स हैं, उसी तरह के वहाँ पेड़ पौधे वनस्पति जानवर होते हैं। मनुष्य बहुत कम है वहाँ, क्योंकि वहाँ ऐसा टेम्परेचर में कोई रह नहीं सकता, -150 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है, तो वहाँ बर्फ के अलावा कुछ और है नहीं। इफ द अर्थ टेम्परेचर रेज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। अगर देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इसमें कुछ फसलें उगेंगी। कुछ ऐसी फसलें होती है जो ठंड में उगती है, ठीक है, जैसे नारियल जैसे पेड़ है, वो कहाँ उगते हैं, तटीय क्षेत्रों में, यहाँ। लेकिन हिमालय की जो पहाड़ियों पर बड़े बड़े साल के वृक्ष उगते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। जितनी जितनी ऊंचाई पर जाओगे पौधा शंकुआकार का हो जाएगा, ऐसे शंकु जैसे होता है ना, ऊपर से तिरछे, इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, और आप भूमध्य रेखा पर जाओगे तो पेड़ जो है 200-200 मीटर के लंबे हो जाते हैं। तो जैसी आपकी टेम्परेचर होता है वैसे आपकी वनस्पति होती है। रेज टू आई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर इन द सिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। ये आप बता सकते हो आसानी की, टेम्परेचर जो है वो गांव में कम होता है या शहरों में। शहरों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि जो मकान होते हैं वो कंक्रीट के, बिल्डिंग होती है वो ऐसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म ही हो जाती है, कंक्रीट, तारकोल। फिर उसमें जो ट्रांसपोर्ट के साधन है वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो हर किसी के पास गाड़ियाँ होती हैं। जीवन जो थोड़ा सा लग्जरियस शहरी टाइप का होता है, तो इस वजह से वहाँ हीट ज़्यादा होती है। गांव में आसपास हरियाली होती है, पानी होता है, पौधे होते हैं, ज़मीन कच्ची होती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ टेम्परेचर गांव में अच्छा होता है। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। जो कंक्रीट वगैरह होती है वो दिन में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लेती है, जो सूर्य से आने वाली किरणें उनसे। ये पृथ्वी का जो तलहटी होती है, यहाँ सूर्य की किरणें आती हैं। देखो कैसे हमारे यहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। ये सूर्य है, इससे किरणें आई, यहाँ टकराई पृथ्वी के सरफेस पे। ओके, जिस चीज़ ने एग्जॉस्ट करनी थी, पानी ने, कंक्रीट ने, जो भी है, ज़मीन ने एग्जॉस्ट कर ली, मतलब उसको ले लिया अंदर। उसके बाद रात को ये किरणें वापस चली जाती। तो जितनी भी कंक्रीट जैसी चीज़ें हैं, ब्लैक चीज़ें हैं, वो ज़्यादा एग्जॉस्ट करेंगी, रात को हीट निकालेंगी, तो और भी गर्मी का कारण बनेंगी। कुछ हीट जो है इनमें से यहाँ पृथ्वी की एक परत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें रह जाती है ताकि रात का तापमान ज़्यादा ठंडा ना हो सके। पृथ्वी ने पे बहुत चीज़ें, प्रकृति ने हर चीज़ बहुत ही अच्छे संभाल के दी है, उतनी ही दी है जितने हमारे जीवन के लिए सपोर्ट करती हैं।
भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं और सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन के साधन चलते हैं, गाड़ियाँ, कारें, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है शहरों में। उसके बाद है कुछ स्टैंडर्ड हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री। मैं बताया ना, डिग्री सेल्सियस ऐसे लगाते हैं। डिग्री सेल्सियस के द्वारा हम तापमान को मापते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब बुखार होता है तो कुछ 104 बुखार था। 104 बुखार का मतलब 104 डिग्री सेल्सियस तापमान था उसके शरीर का। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंड्रस सेल्सियस। एंड्रस सेल्सियस ने इसकी खोज की थी। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। जब जो सेल्सियस स्केल होती है इस तरह से, जो आपका थर्मामीटर देखा होगा ना, जैसे आपके मुंह में डालता है डॉक्टर, 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है, ठीक है, तापमान पे। उसके बाद एक एक्टिविटीज़ पिछले इसमें रह गई है, कुछ दिखाए गई है, शायद मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी दिए थे। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मापने के काम आता है। बैरोमीटर ह्यूमिडिटी को जो एटॉमिक प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, चारों ओर वातावरण में बल लगता रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जैसे पिंडों में, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, सूर्य का भी अपना है, तो उसकी वजह से प्रेशर होता है, उसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब आते हैं हम एयर प्रेशर पे। मैंने बताया ना, प्रेशर डालती हैं हवाएं, गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत सारी चीज़ें जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। इसे कहते हैं वायु दाब, और इसको हम बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। ये कैसे काम करता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पे, ये देखते हैं हम। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेस अस विद ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो आसपास की हवाएं हैं वो हमें प्रेस करती है, दबाती हैं, प्रेशर डालती हैं। देखो, प्रेशर की वजह से हमारी नसों में खून बहता है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में चले जाओगे तो अचानक देखोगे आप कि प्रेशर कम हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नाक कान से खून बहने लगता है। उसका कारण यही है। आम जो फाउंटेन पेन होते हैं जो पृथ्वी पर सही काम करते हैं, जैसे ही पहाड़ों पर लेके हम उनको जाते हैं, स्याही अपने आप बाहर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वायु का प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर की वजह से जो चीज़ें हैं वो फ्लो करने लगती हैं। हाउएवर वी डू नॉट इवन फील इट। हमें महसूस नहीं होता, लेकिन हमें तब महसूस होता है जब हम दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं, जैसे मैदानी इलाके का आदमी जो है पहाड़ों पर जाता है। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट ये काउंटर प्रेशर। चारों तरफ से हवा हम पर प्रेशर डालती है और काउंटर में बॉडी भी प्रेशर डालती है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? वह हवा का वेट जो अर्थ के सरफेस पे लगता है, मतलब वायु जितना बल लगाती है पृथ्वी पर, उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर, हम जैसे जैसे लेयर्स में जाता है, 4 लेयर आपको बताई है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो क्या होता है, प्रेशर जो है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, द प्रेशर फॉल्स, प्रेशर डाउन होने लगता है। पहाड़ों पर मैंने बताया ना प्रेशर बहुत कम होता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट सी लेवल, समुंदर लेवल पे, क्योंकि गहराई में जाके ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेशर, तो सी लेवल पे मतलब पृथ्वी में वो जगह जो समुंदर के बराबर की है, जितनी गहरी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। पहाड़ों पर प्रेशर कम होता है। जितनी भी हम ऊंचाई पे जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है। ये कहता है डिक्रीज विद हाइट्स, जो प्रेशर है वो जितनी हाइट होती है उतना डिक्रीज होता जाता है, मतलब वायु का दाब कम लगने लगता है। एंड हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट गिवन प्लेस। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि जितने भी ये एक स्थान है, मतलब एक ही स्थान पर है सारे शहर मान लो, और उनका समुद्र लेवल से भी एक ही ऊंचाई पर है,
बट इनमें भी क्या है, इनमें भी प्रेशर अलग अलग, टेम्परेचर अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें एयर प्रेशर अलग अलग होता है। टेम्परेचर ऑफ द एयर, उसमें एयर प्रेशर कैसे फॉलो होता है, उसमें टेम्परेचर जो प्रेशर है वो वायु में जितना भी टेम्परेचर होगा उसके आधार पर होगा। शायद आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसमें जो स्थान है वो इक्वली ऊंचाई पर है, ओके, बट इसमें टेम्परेचर अलग अलग है या प्रेशर अलग अलग है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है, जितनी ठंड होगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और जितनी कम ठंड होगी टेम्परेचर उसमें कम होगा। तो ये कह रहा है, horizontally the distribution of the air pressure is influenced by temperature of the air at the given in area where temperature is high। आगे ना, जहाँ तापमान हाई है और जहाँ हवा गर्म है, ऊपर उठती है, ये लो प्रेशर का एरिया बनाती है। और अगर वायु सघन है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठंडी है, तो आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ओके, इन दिस एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ वायु ठंडी होगी। इज देयर फॉर हैवी, तो वो भारी होगी, और भारी के कारण हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर। और इस वजह से हाई जो कोल्ड वायु होगी वो ज़्यादा पृथ्वी पर बल लगाएगी। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। हाई प्रेशर किसके साथ मैच करता है, जब चाहे कोल्ड हो बट जो है आकाश बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, मतलब जितना साफ एनवायरनमेंट होगा, चाहे कोल्ड है, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। दिस एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। और देखो, आपको पता है जहाँ कमी होती है वहीं चीज़ें जाती हैं। मतलब ये यहाँ एक गर्म इलाका है, ठीक है, यहाँ समुंदर है, यहाँ गर्मी है, और यहाँ प्रेशर बहुत कम है, तो क्या होएगी, ठंडी पवनें यहाँ अपनी जगह तलाशेंगी। यहाँ से जो पवनें हैं गर्म, वो भाप बनकर ऊपर उठ जाएगी, ये जगह खाली रह जाएगी। खाली भरने के लिए हमेशा कोल्ड विंड आती है। ओके, तो द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर। जहाँ पर हाई प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो जो हवाएं हैं वह ऐसा एरिया तलाश करती है जहाँ पर प्रेशर कम हो, और उसी तरफ हवाएं बहने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद है हम पढ़ते हैं विंड के बारे में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें लिखी हुई है एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। आपको पता ही है, आदमी चंद्रमा पे जा चुका है, और चंद्रमा पे प्रेशर पृथ्वी पे जितना प्रेशर उसका 1/6 है। मतलब अगर पृथ्वी पर 10 प्रेशर है तो उसका 6वां हिस्सा कम, 6 गुना कम प्रेशर चंद्रमा पे है। तो वहाँ व्यक्ति के पांव जमीन पर नहीं लगते, उड़ता है आदमी, ग्रेविटी कम है, प्रेशर कम है, इस वजह से। तो जब मून पे जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस में जाने वालों को एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार सूट पहनते हैं और उसमें हवा भर दी जाती है। मून पे जाते हैं, अगर वो सूट ना पहने तो क्या होगा, जो वहाँ प्रेशर है ही नहीं। तो अगर प्रेशर नहीं है तो एस्ट्रोनॉट की जो बॉडी है उस पर प्रेशर नहीं रहेगा। प्रेशर नहीं रहेगा तो जो ब्लड सेल्स वेसल्स हैं, हमारी मांसपेशियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें से एकदम खून फट पड़ेगा, बाहर आ जाएगा। अक्सर ये जो एरोप्लेन वगैरह में यात्राएं करते हैं ना लोग, उनके साथ ऐसा होता है कि प्रेशर कम होने की वजह से नाक से खून बहने लगता है। तो चंद्रमा पे तो और भी ज़्यादा, और ऊंचाई है तो वहाँ ग्रेविटी बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है, तो इस वजह से बॉडी में से खून बाहर आ सकता है, क्या आएगा पक्का। अब अगला है विंड, पवने। हवा और पवन में क्या अंतर है?
देखो हवाएं तो जिस तरह सारे संसार में बह रही है, सारी पृथ्वी पर बह रही है, वो सारी हवाएं हैं, बट पवनें जो है इसका एक भाग है जिसकी एक विशेष दिशा होती है। एक समय में एक ही तरफ बहती हैं वो पवनें, ठीक है। हवा की कोई दिशा नहीं होती, वो कहीं भी बह लेती है, लेकिन उनका कुछ पार्ट जो है वो एक विशेष दिशा में बहता है, उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ये लिखा हुआ है, विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन, उस दिशा के आधार पर जिस दिशा में वो बहती है उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे वेस्ट की तरफ बहने वाली पवनों को हम पश्चिमी पवनें या वेस्टर्ली पवनें कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, मैंने बताया ना, हाई प्रेशर, जहाँ जहाँ हाई प्रेशर होगा पवनें अपनी जगह छोड़कर किस तरफ चले जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी। यहाँ हाई प्रेशर था, पवनों ने अपनी बहना शुरू किया, लो प्रेशर की तरफ चली गई क्योंकि उनको जगह चाहिए बहने के लिए, और लो प्रेशर जहाँ होता है वहाँ उनकी जगह बन जाती हैं। एरिया इज कॉल्ड विंड, जैसे ही पवनें, हवा जो है हाई प्रेशर का एरिया छोड़कर लो प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं उसे हम विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवेंट और अपरूट्स स्ट्रीम ट्रीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। आपने देखा होगा कि पत्ते उड़ा कर लेके जाती है, इवन पेड़ पौधों को भी उखाड़ फेंकती है जब स्टॉर्म आता है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट, और जब धीरे धीरे बहती है तो आप देखोगे कि स्मोक की तरह या धूल भी इसमें बह रही है। एट टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट, कई बार तो विंड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इनके विरुद्ध चलना मुश्किल हो जाता है, पवनों के विरुद्ध, ठीक है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला और ए विंडी डे। आपने देखा होगा कभी बारिश में अम्ब्रेला आपके पास है तो अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है, तो हम इसको होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा तेज होती है। थिंक सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड आर हैव क्रिएटेड। अब हम पढ़ते हैं कि विंड कितनी प्रकार की होती हैं। 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है परमानेंट विंड, एक होती है सीजनल विंड, एक होती है लोकल विंड। जो परमानेंट विंड होती है वो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, वो बहती रहती हैं, सारी साल बहती हैं। जैसे आपकी वेस्टर्न या ईस्टर्न जो पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाएं, व्यापारिक ट्रेड पवनें, ट्रेड विंड जिसे बोलते हैं, वो परमानेंट विंड होती है। द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लियर, ईस्टर्लियर विंड्स आर द परमानेंट विंड, वो परमानेंट है। और दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में सारी साल बहती रहती है, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। लेकिन सीजनल विंड, जैसे हमारे देश में जब इसके महीने आते हैं, बारिश के महीने आते हैं, तो हवाओं का रुख एकदम मुड़ जाता है। देखो यहाँ से पवनें बहना शुरू होती हैं, ठीक है, पवनें आती हैं, फिर ये यहाँ जाती हैं, पहुँचती हैं, यहाँ पहाड़ियों से टकराकर रास्ता बदल लेती हैं। तो इस तरह से क्या होती हैं, और फिर सितंबर अक्टूबर में पूरे भारत में बारिश करके वापस दक्षिण की तरफ मुड़ती है। इस तरह की ये सीजनल विंड होती हैं। यहाँ से जून जुलाई में प्रेशर बनना हुआ शुरू, ये लोअर प्रेशर है क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। आपको पता है यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो विंड जो है अपनी जगह छोड़नी शुरू कर देंगी, तो ये पवनें क्या हैं, नॉर्थ की तरफ बहना शुरू होंगी, और यहाँ सबसे पहले गारो खासी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ टकराएंगी, यहाँ बारिश करते हुए नॉर्थ इंडिया पहुँचती है। ओके, जून जुलाई अगस्त में बारिश करके ये सितंबर में वापस मुड़ना शुरू हो जाती है, फिर इधर आना शुरू हो जाती है ये किरणें ऐसे, ठीक है। यहाँ प्रेशर कम हो जाता है तो इस तरफ से, तो जो इसलिए हमारे क्या कहते हैं, रेनी सीजन कहते हैं 4 महीनों को, जून जुलाई अगस्त सितंबर को। तो ये सीजनल विंड होती हैं। दीज विंड कैन चेंज दिस डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, डिफरेंट सीजन में अपनी क्या है डायरेक्शन बदलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया, जो मानसूनी पवनें हैं वो भी भारत में जैसे रास्ता बदलती है, मैंने बताया आपको। लोकल विंड होती हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र में चलती हैं, जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में लू चलती है, और लेकिन वो लू दक्षिण भारत में तो नहीं, कभी नहीं चलती।
ना ये ईस्टर्न उसमें चलती, ये सिर्फ उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में चलती हैं। तो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे, और ये जून में ही चलती हैं। दिन के दोपहर के समय, एक साल के छोटे से समय में जो पवनें चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लोकल पवनें कहते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज, डू यू, या तो वो लैंड से आती हैं या वो समुंदर से आती हैं, या ये ड्राई होती हैं और हॉट होती हैं। जैसे जो मैदानी इलाके हैं उसमें हमारे यहाँ लू चलती है, और ये आम शब्द है जिसे हर कोई जानता भी है भारत में। अब हम जो है थोड़ा सा प्रेशर देख लेते हैं, कैसे प्रेशर बनता है। ये पृथ्वी का पार्ट दिखाया हुआ है, और ये पोलर जोन है, ये इक्वेटर जोन है, थोड़ा सा ये इक्वेटर जोन है 0 डिग्री पे। और तो इसमें कैसे प्रेशर बनता है, देखो सबसे पहले हम विषुवतीय क्षेत्र लेते हैं, इक्वेटर जोन। इक्वेटर जोन में यहाँ जो है पवनें आती हैं इधर से, सब ट्रॉपिकल एरिया से, क्योंकि यहाँ क्या होता है, हाई कम प्रेशर होता है इस क्षेत्र में। तो ये क्या होती हैं, हाई प्रेशर होता है तो लो की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे गर्मी होती है। तो यहाँ ये पवनें इधर से आती हैं, ये साउथ पवनें हैं, ये नॉर्थ ट्रेड विंड है। व्यापारिक पवनें, नॉर्थ व्यापारिक पवनें, साउथ व्यापारिक पवनें इसे कहते हैं। जो ये क्षेत्र है ये लो प्रेशर का क्षेत्र हो गया, क्योंकि गर्म हवाएं यहाँ आ गई हैं। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है इक्वेटरल लो प्रेशर, जिसे बोलते हैं डोलड्रम। इसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जब इस तरह की पवनें चलती हैं तो डोलड्रम आते हैं, बरसात बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर क्या है, रिवर्स में साउथ की तरफ चलती हैं पवनें, और इसमें नॉर्थ की तरफ पवनें चलती हैं। तो यहाँ इस क्षेत्र में जब दोनों तरह की पवनें रिवर्स दिशा में चलती हैं तो क्या होती है, हाई प्रेशर बन जाता है। फिर पवनें एक दूसरे के सामने आती हैं, अपोजिट होती हैं, तो सब पोलर लो प्रेशर होता है। इसी तरह यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स जो होते हैं, क्या होता है, कई बार क्या होती है, ऐसे पृथ्वी का आपको पता है, देखा होगा आपने, ऐसे साइक्लोन सा वायु घूमने लगती हैं। तो इसमें क्या होती है, यहाँ जो क्षेत्र है वो तो गर्म है और बाहर क्षेत्र ठंडा है, या बाहर का क्षेत्र बहुत गर्म है और अंदर बहुत ठंडा है। तो क्या होते हैं, इस तरह से साइक्लोन बनते हैं, और ये समुद्र में बनते हैं, और बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं और विनाश का कारण भी बनती हैं। जो तटीय क्षेत्र हैं ये, उन पे क्या होता है, साइक्लोन्स आते रहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। उड़ीसा लोकेटेड इन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ द, आपको पता है उड़ीसा यहाँ स्थित है। दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, आपको पता है। ठीक है, ऑन 17th-18th अक्टूबर 1999 साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। साइक्लोन आया, चक्रवात आया, तूफानी जो हवाएं चलती हैं उसे हम साइक्लोन कहते हैं। साथ में वो बरसात भी लेके आती हैं। 200-300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। और दूसरा जो साइक्लोन है, ये इस तरह के साइक्लोन आप पढ़ोगे, बहुत सारे आते रहते हैं। सुपर साइक्लोन अक्योर्ड ऑन द 29th अक्टूबर 1999, दिस डिवेस्टेड लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट। बहुत डैमेज लेके आती हैं, बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो बिना घर की हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा विंड जो है, तेज़ हवाएं चलती हैं, रेन बहुत ज़्यादा होती हैं, रफ्तार, उसके बाद फ्लड वगैरह आती हैं। विंड की जो गति थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी। 36 घंटे तक ये लगातार चलती रही। ऐसे में क्या होता है, बिजली पानी की सारी सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। दिस हाई वेलोसिटी विंड अपरूटेड ट्रीज, डैमेज द कच्चा हाउस, जो कच्चे घर थे उनकी छतें उड़ गई। बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल शेड थे, हाउसेस थे, आल्सो ब्लोन अवे, वो बह गई। पावर सप्लाई, टेलीकॉम सप्लाई वो सारी ठप हो गई। हैवी रेन के कारण फिर क्या है, कई लगातार बारिश होती रही और उसके कारण फ्लड आ गया था।
तो ये क्या है भी, एक साइक्लोन भी एक बहुत बड़े विनाश का कारण बनता है। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। ये दिखाया भाई साइक्लोन कैसे आता है। ये देखो, एक तरफ गर्म हवा है, अंदर जो है ठंडी हवा है, तो इनका एक चक्र बन जाता है जिसके कारण साइक्लोन आता है। ओके, व्हेन वाटर इवैपोरेटेड फ्रॉम लैंड एंड वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। वाटर वेपर के बारे में बताया है, कुछ नहीं है वाटर वेपर। यहाँ समुंदर है, समुंदर के ऊपर सूर्य चमक रहा है, यहाँ से पानी जो वेपरेट होता है वाष्प के रूप में बनता है, वाष्प के रूप में क्या होता है, बादल बनते हैं, और बादल फिर बारिश होते हैं, तो क्या चलता है, जल चक्र चलता रहता है, ठीक है, जल चक्र चलता रहता है। इसी कारण कहते हैं ना कि जो पानी है वो कभी भी कम नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं मॉइस्चर के बारे में, ठीक है। मॉइस्चर का मैंने अभी बताया आपको कि क्या होती है, व्हेन वाटर वेपरेट फ्रॉम द लैंड, लैंड से जब पानी वेपरेट होता है तो एंड डिफरेंट बॉडीज, वाटर के मतलब सी है, लेक है, रिवर्स है, उसमें से भाप तो उठती है ना, तो इट बिकम वेपर, तो ये भाप बन जाती है, तो क्या होता है, मॉइस्चर बन जाता है हवा में। आपने देखा होगा कई बार शरीर चिपचिपा महसूस करते हैं, या रात को हम बाहर सोते हैं तो सुबह हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो कपड़े थे वो भीग गए हैं, तो उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसे आर्द्रता, हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं, पानी हवा में नमी। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, और जब ये पूरी तरह से भर जाती है उसे कहते हैं हम ह्यूमिड डे, ह्यूमिड मैंने आर्द्र दिन। एंड द एयर गेट वार्मर, उसके बाद हवा क्या होती है, गर्म होने लगती है, पानी उसमें है ही, तो उससे क्या है, और वो ह्यूमिडिटी लेने लगती है, जितनी गर्म होगी ह्यूमिडिटी और लेगी, और उससे क्या होगा, हमें दिन में पसीना आना शुरू हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होगी और साथ में ह्यूमिडिटी होगी तो पसीना ज़्यादा आएगा, और हम जो है वो इरिटेट सा महसूस करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वेपोरेटर जब ऊंचाई पर जाती है तो ये कूलिंग करनी शुरू कर जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर जितने जाते हैं कूलिंग बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या होता है, द वाटर वेपर कंडेंस, उसके बाद वाटर वेपर जो है बूंदों में बदल जाती है, और जब ये बूंद जो है ज़्यादा मात्रा में बनने लगती हैं तो बादल बनते हैं, और जब ये बादल किसी चीज़ से टकराते हैं तो बारिश का कारण बनते हैं, ठीक है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जेट फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट रेल, आपने देखा होगा कोई जेट उड़ रहा है, पीछे पीछे उसके सफ़ेद सी धूम आपको दिखाई देगी। द मॉइस्चर, ये इंजन का फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, तो वो इंजन के कंडेंस से जो मॉइस्चर निकला है, ह्यूमिडिटी, वो है जिसे आप साफ हवा में देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो वेपरेशन हुई है, और जब ये बादल जो है किसी बेस से टकराते हैं तो क्या है, उसमें रेनफॉल होते हैं, और रेनफॉल कई तरह के होते हैं। एक तो साइक्लोन से आती है, ये साइक्लोन मैंने बताया था, साइक्लोनिक रेन होती है ये तो, ठीक है। उसके बाद जो है ये मॉइस्ट रेन होती है, जब हवा तृप्त हो जाती है, ज़्यादा नमी आ जाती है तो ये पहाड़ों से टकराती हैं, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, मतलब पर्वतीय वर्षा। और कन्वेंशनल वर्षा क्या होती है, जो आम जब बादल सैचुरेट हो जाते हैं और सामान्य मतलब एक मैकेनिज्म बन जाता है, फुल ह्यूमिडिटी हो जाती है, और उसके बाद बादल जो हैं वो मैदानी इलाकों में बारिश करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य वर्षा बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, इतना ही। थैंक यू वेरी मच।